हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड अब हमारे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में जो है 30 डेज ही बाकी हैं। आज हमारा 30th डे है, जुलाई 30 है। एंड नेक्स्ट आई थिंक 27, 28 या 29 अगस्त में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा प्रीलिम्स का। ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मेरे द्वारा कंडक्ट किए गए जो क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवाते हैं डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मेरी टीम अटेम्प्ट कर रहे हैं। डेली 60 से 70 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके। एंड वी आर सेंडिंग द डेली डैशबोर्ड रिपोर्ट टू देम कि किसने कितना रैंक आया है। उस बेसिस पे वो जज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है। ओके। देखोगे तो कल का जो मॉक टेस्ट था इसमें साइलेंट वर्कडॉप इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी 100% है। एंड टोटल इन्होंने अटेम्प्ट किया 25 ऑफ 25। ओके। नो डाउट कि हमारा क्वेश्चन बेसिक लेवल का है, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। ओके। इनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। उसके बाद एडेंट का है, इन्होंने इनका भी जो एक्यूरेसी 92% है। इन्होंने दो गलत किए। एंड देन अंकिता जी हैं, ये शायद न्यू आई हैं हमारे, फिर भी इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और भी लोग हैं, आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बैंकिंग कॉन्कर, अगर आपको नहीं मिल रहा है ये टेलीग्राम चैनल, कभी कभी सर्च में नहीं आता है ये चैनल, ठीक है, तो ये क्या करना है आप लोग की @, ठीक है, ये डालना बैंकिंग कॉन्कर IT। अगर ये डालोगे एक साथ, ठीक है, सर्च में, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, आपका चैनल दिख जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ओके। हम डेली मॉक टेस्ट करवाते हैं। डेली हमारा 9 PM जो है हमारा मॉक टेस्ट का टाइमिंग है। ओके, यहाँ से एंड बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट कि हमारा उनका जो फीडबैक, उस बेसिस पे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। ओके, आप भी ज्वाइन करिए और देखिए कि क्या क्या कैसे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, तो आपको लेवल पता चलेगा आप कितने बच्चों से क्या कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बताऊं इस मॉक टेस्ट का यूटिलाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस टॉपिक पे। ये हमारा मॉक टेस्ट 7 है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप पढ़िए फिर समझिए। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, DSA का है, डाटा स्ट्रक्चर का है हमारा। विच आर द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर्स वर्क स्ट्रिक्टली टू द LIFO प्रिंसिपल पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारा स्टैक। स्टैक क्या करता है, स्टैक का मतलब प्लेट, लोग देखो कि प्लेट में जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी जाती है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी जाएगी ऊपर, वही सबसे पहले आउट होती है। राइट, यहाँ पे तीन हम लोग एल्गोरिथम यूज करते हैं, या कह सकते हैं तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। पुश पुश यूज करते हैं, पॉप यूज करते हैं, एंड देन पीक यूज करते हैं। ठीक है, पुश क्या करता है कि डेटा को अंदर डालता है हमारा सीक्वेंस को। पॉप क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। पीक क्या करता है, पॉइंट आउट करता है टॉप एलिमेंट को। ओके, तो ये है। इसके बाद हमारे पास क्यू होती है। क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या क्या मतलब हुआ कि जो पहले गया क्यू में, ठीक है, जैसे कि यहाँ से जो कोई यहाँ से गया, तो यहाँ से फर्स्ट आउट भी होगा। ठीक है, जहां से जाता है उसको रियर बोलते हैं, जहां से इंसर्ट होता है उसको रियर बोलते हैं, जहां से एक्स आउट होता है उसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इनक्यू बोलते हैं, या तो इनक्यू बोल सकते हो, यहाँ से DQ बोलते हैं। ठीक है, DQ, इनक्यू DQ। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, स्टैक, एरे एंड लिंक लिस्ट, ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही स्टोर करते हैं। बट इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल रूल्स नहीं है कि आपका इंसर्शन रिलेशन कैसे होगा, ये कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू ये डिफाइन करता है कि बेस्ड ऑन द कौन से प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, लास्ट इन, जो लास्ट सबसे इन होगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। उसका करेक्ट आंसर हमारा स्टैक। ओके। ओके, ये कुछ डिफिनेशंस हैं, आप लोग पढ़ लेना कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन DSA का ये भी है। ठीक है, आज के एग्जाम में ना, आज के जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट 7 है, मैंने ट्राई किया है कि मोस्टली वही क्वेश्चन रखूं जिससे आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो। एंड देन मोस्टली मैंने आज जो टेस्ट है इसमें मैंने मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड रखा है क्वेश्चन। अभी आपको दिख रहा है कि दो दो चार क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल दिखेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आता है हमारा प्रोग्रामिंग पे आते हैं, DSA पे आता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आती है न्यूमेरिकल्स, या हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे है तो कैशे बेस्ड मेमोरी आती है, जैसे डायरेक्ट मेमोरी वगैरह कैसे करते हैं कैशे में। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने रखे होंगे। ओके, ट्राई करना आप लोग अटेंड करने का। ये क्वेश्चन क्या है कि कह रहे हैं कि इन ए स्टैंडर्ड एरे बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू विथ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कह रहे हैं कि कोई हमारा क्यू है, ठीक है,
हमारा इसमें क्या है, मैक्सिमम एन एलिमेंट जो है इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, डॉट 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 एन। ठीक है, मैक्सिमम एन एलिमेंट एलिमेंट का व्हाट इज द स्पेसिफिक इंडिकेट द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का क्या मतलब हुआ कि ये जो लास्ट एलिमेंट है यही फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करके, मतलब ऐसे रहता है सर्कुलर में, ऐसे कर लो कि ऐसा नहीं कि एक साइड से निकालते जाओ और जाते हैं, यहाँ पे आपको घूम फिर करके वही आना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, ये कह रहे हैं जब सर्कुलर क्यू फुल फुल हो जाता है तो उसकी क्या कंडीशन है, हमारा फ्रंट तो कब कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर मान लो कि मैंने, हमारा इम्पटी है, ठीक है, हमारा क्यू इम्पटी है, तो पहला एलिमेंट हमने क्यू में यहाँ से डाला तो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट वन यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे आया तो इसका फ्रंट भी हमारे, मान लो कि ये पहले जो है एलिमेंट जो है कुछ भी नहीं है तो माइनस वन वन पे है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो फ्रंट और रियर दो हैं दोनों माइनस वन पे हैं। अभी फ्रंट से एक डाला, रियर से एक डाला, फ्रंट पे गया तो फ्रंट हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रियर भी जीरो हो जाएगा, राइट। अभी फिर से एक और एलिमेंट डाला, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट हुआ तो फ्रंट तो अभी यही पे पोस्ट करता रहेगा ना, अभी डी क्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, रियर वन हो जाएगा। अभी ऐसे ऐसे करते करते अभी यहाँ पे जब पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि रियर जो, फ्रंट तो यही पे रहेगा, रियर क्या हो जाएगा, रियर हमारा एन माइनस वन पे जाएगा। ठीक है, ये एन माइनस वन पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अब फ्रंट अगर डी क्यू कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है फ्रंट हमारा कहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए, तो ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रंट का। फ्रंट हमारा कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, रियर प्लस वन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये मॉड एक्चुअली रहता है, ये मॉड एन में रहता है, क्योंकि इसका जो हमारा वो बचेगा, क्या बोलते हैं, इसका जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, वही डिफाइन करता है, जीरो वन टू ये हमारे इंडेक्सेस होते हैं, वही उसको इंडेक्स इंडेक्स डिफाइन करता है कि हमारा फ्रंट कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, ठीक, कहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे करते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सर्कुलर क्यू में। ठीक है, ये पूरा एक एक क्वेश्चन कैसे किया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के, जिसके साइज 6 है, ये इनक्यू 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, देन डी क्यू किया, फिर इतना इतना करके, तो इसकी साइज 6 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 साइज है और 7 एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका फ्रंट और उसमें एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जब हमारा जो है सर्कुलर क्यू फुल फुल हो जाएगा तो। ओके, सो इस बेसिस पे आप पढ़ लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी से पे एवीएल ट्री पे, एवीएल क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो लोड बैलेंसिंग होता है, लोड बैलेंसिंग या बैलेंस फैक्टर होता है, वो हमारा क्या होता है, या तो माइनस वन होगा, या तो जीरो होगा, या वन होगा। ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि जैसे दो एलिमेंट है यहाँ पे, तो इस पे क्या लोड पड़ रहा होगा, इसका मतलब इस पे तो बैलेंस ही हो रहा होगा, क्योंकि इधर भी एक बंदा है, इधर भी खड़ा है, दोनों खींच रहे हैं, मतलब बैलेंस है। इस पे तो लोड बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इधर एक और जोड़ूं तो लोड जो बैलेंस फैक्टर होगा वो कितना होता है, लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है, तो लेफ्ट दो माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, वन। तो अब क्या होगा, इसका वन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ कि एक और जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं, तो क्या हो सकता है, तो आप देखोगे इस चीज को कि यहाँ पे देखो तीन है, यहाँ पे दो है, तो क्या होगा कि दो माइनस तीन कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो माइनस वन, इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं करता है ये, इसके बाद आपको रोटेशन करनी पड़ेगी एवियल ट्री में। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड बैलेंस क्या होगा, उसका वन हो जाता है, उसका मिनिमम क्या होगा, माइनस वन होगा, और इन आइडियल केस में क्या होगा, जब बैलेंस रहेगा तो जीरो होगा। इससे ज्यादा होगा तो आपको या तो लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगी, या तो राइट रोटेशन करनी पड़ेगी, लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, या राइट राइट करनी पड़ेगी, या फिर लेफ्ट लेफ्ट करनी पड़ेगी, या राइट लेफ्ट करनी पड़ेगी। ये सारे रोटेशंस आपको करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द किस डायरेक्शन में हमारा स्क्यू हो रहा है, हमारा जो है ट्री होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमम जो है, क्या क्या ये बोला ना कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट, मैक्सिमम परमिसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, तो कितना मैक्सिमम होगा, यही हमारा वन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है डीएसए का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये हमारा ना ब्लैक एंड रेड हेड ट्री है, ये भी एक तरह का सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कंडीशन क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो चीज समझ, जैसे कि देखो ये है, ऐसे रहता है ना कोई ट्री, ऐसे है कोई ट्री। ठीक है,
या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो ब्लैंक होगा, नील होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ना आपको समझने की, जो ये हमारा रूट है ये हमेशा ब्लैक, ये प्रॉपर्टीज है ये हमेशा ब्लैक होगा। ये दोनों क्या है, इंटरनल नोड्स है, तो ये हमेशा ब्लैक हो सकते हैं या फिर रेड हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। जो ये नील वाले हैं सारे ना, ये सारे ब्लैक होंगे, ठीक है। ये अगर ये रेड है, ठीक है, एक चीज आना, अगर ये रेड है तो इसके बाद जो चीजें होंगी ये दोनों मस्ट बी द ब्लैक होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेड ब्लैक ट्री का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसमें होता है। इसमें एक चीज और समझना कि जब ये रेड और ब्लैक में इस बेसिस पे क्या करते हैं कि ये लोग फिल्टर आउट करते रहते हैं कि रेड में गया है डेटा, ब्लैक में गया है, उस बेसिस पे फिल्टर आउट करते हैं और सॉर्टिंग करके हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मैंडेटरी प्रॉपर्टीज नहीं है, कह रहा है रूट ऑलवेज मस्ट बी ब्लैक, मैंने बोला रूट ब्लैक होता है तो ये करेक्ट है। एवरी लीफ, एवरी लीफ मतलब ये जो नीचे वाले हैं रूट लीफ होते हैं, बाकी ये सब नोड होते हैं, राइट। नील आर नल पॉइंटर इज कंसिडर्ड टू ब्लैक, मैंने बोला ना ये सारे ब्लैक होते हैं तो ये भी सही है। इफ अ नोड इज रेड, अगर ये नोड रेड है देन बोथ द चिल्ड्रंस, इसके दोनों चिल्ड्रंस क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एवरी सिंपल पाथ फ्रॉम द नोड टू एनी ऑफ द डिसेंट नील लीव अ कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ रेड, ये गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एवरी नोड इन ए ट्री इज कलर्ड एज ए ब्लैक एंड रेड, ठीक है, या तो ब्लैक और रेड, मैंने बोला ना ब्लैक होगा या रेड होगा, ये तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज ए राइट आंसर, बिकॉज ये राइट आंसर का मतलब ये नहीं कि ये करेक्ट है, ये गलत है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग, और ये चीजें पूरी प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे हो रहा है, इंसर्शन डिलीशंस कैसे करते हैं हम लोग रेड एंड ब्लैक नोड में, वो सारा चीज यहाँ पे है, आप लोग इसको देख लेना, मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा अपने, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग एजुकेशन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ। इज ए शेयर्ड बिटवीन द मल्टीपल यूजर लेबल थ्रेड बिलोंग टू सेम प्रोसेस, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई प्रोसेस P1 है, जब प्रोसेस P1 को क्रिएट हुआ होगा तो उसकी क्या होगी, PID क्रिएट हुई होगी, ठीक है। स्टैक पॉइंटर क्रिएट हुआ होगा, उसकी हीप क्रिएट हो, हीप मेमोरी क्रिएट हुई होगी, उसकी क्या नाम है, स्टैक पॉइंटर हीप हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर क्रिएट किया होगा, उसको कुछ कोड मिला होगा, राइट, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ शेयर्ड मेमोरी होगी, राइट। तो ये सारा चीज प्रोग्राम प्रोसेस के पास होगा, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूट, अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा शेयर्ड है, जब थ्रेड क्या, थ्रेड क्या होता है, देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक एग्जीक्यूशन होता है किसी प्रोग्राम के लिए। थ्रेड क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट, एक एक प्रोसेस में ना बहुत सारे, ये चीज समझना है, एक प्रोसेस में बहुत सारे आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, और हर थ्रेड जो है अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो थ्रेड क्या करता है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट एक प्रोसेस के अंदर, मतलब एक एक थ्रेड के अंदर मल्टीपल प्रोसेस नहीं हो सकते, बट एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। वो कुछ चीजें शेयर करते हैं, कुछ उनका इंडिविजुअल होती है, ठीक है। जैसे कि शेयरिंग में क्या बोल सकते हैं कि अगर कोड है, सेम कोड शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, सेम मेमोरी शेयर कर रहे होंगे, हीप सेम कर रहे होंगे, लेकिन उसका जो है उसकी आईडी, प्रोसेस की आईडी, थ्रेड की आईडी, उसका स्टैक पॉइंटर, उसका प्रोग्राम काउंटर जो अलग अलग होगा। तो इसमें देखोगे तो कौन कौन सी चीजें जो है सेम हो, प्रोग्राम काउंटर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट इज शेयर्ड विथ मीन, कौन सा शेयर्ड है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर शेयर नहीं, सबके अलग हैं, ठीक है। रजिस्टर सेट ये भी अलग है, स्टैक मेमोरी गलत है, और स्टैक एड्रेस स्पेस या हीप, यही मैंने बोला एड्रेस स्पेस जो है या हीप वगैरह जो है वही जो है शेयर्ड होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। और प्रोसेस स्टेट भी जो है हमारा शेयर्ड नहीं मीडियम होता है, ओके। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका डी हो गया, ओके। ये पूरा चीज है, क्या क्या शेयर होता है, कोड सेक्शन शेयर होता है, डेटा शेयर होता है, हीप होता है, ओपन फाइल्स और अदर फाइल्स, ठीक है। स्टेट, स्टैक, रजिस्टर, पीसीए, थ्रेड आईडी, ये सारी चीज जो है शेयर्ड मीडियम नहीं होती है किसी भी थ्रेड में, ओके। ये क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सीपीयू एग्जीक्यूशन में विद इन अ प्रोसेस के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स वी कैन क्रिएट इट, ओके। ये क्वेश्चन दिया डीबीएमएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलेशन दिया है ABCDE का, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, ए से बी गया है, बी सी गया है, एंड सी से डी गया है, डी से विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं कि ये कुछ रिलेशन दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बेस्ड ऑन दैट हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से उसमें है, कौन से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का सबसे अच्छा तरीका करने का क्या है, सबसे पहले आप कैंडिडेट की निकालो। तो अगर देखो राइट साइड में किसी के भी ए नहीं है तो हम ए लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद BC है, डी भी है, ई भी है, तो ए प्लस का क्लोजर निकाल लेते हैं। ए प्लस का क्लोजर निकाल, ए से क्या मिलेगा, BC मिलेगा, ये तो रहेगा ही। और फिर सी से जो है डी मिल जा रहा है, और फिर बी और डी से मिल करके हम लोग को ई मिल रहा है, ठीक है।
ठीक है। अब ये कोई भी रिलेशन दिया हो ना, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी हम मान के चलते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा। ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो इसमें जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशनशिप नॉट फर्स्ट नॉर्मल, ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो गया। ठीक है, मतलब ई वाला तो गलत होगा। तो बचे चार ऑप्शन, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, राइट। तो अब यहाँ पे हमने निकाल दिया कि ए जो हमारा कैंडिडेट की हो गया, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सारे एलिमेंट को। ठीक है। ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और ये बी सी डी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है। अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये करता है कि जो को प्राइम एट्रीब्यूट कंपोजिट की है ना, प्राइम एट्रीब्यूट के जो कंपोजिट की है उसके क्या पार्शियल डिपेंडेंट है, बट इसमें तो कोई को फैक्टर हो ही नहीं रहा है, राइट। को प्राइम हो ही नहीं, एक ही सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है क्या पार्शियल डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो यहाँ पे मतलब फुली डिपेंडेंट है, राइट। तो इसका मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है ये। थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक कर लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करता है ना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करता है। ठीक है। थर्ड नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है किसी नॉन प्राइम, जैसे कि ए से मैं कभी बी किया, बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और बी से मैंने सी कर दिया। ठीक है। तो देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसको डिफाइन कर रहा है, जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, राइट। यहाँ बी नॉन प्राइम है, ये भी, तो इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव डिपेंड। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं कि देखो ए से हम लोग क्या कर फाइंड आउट कर रहे हैं, बी और सी। ए से तो मतलब बी भी फाइंड हो रहा है, ए से जो है हमारा सी भी फाइंड आउट हो रहा है, राइट। फिर सी से हमारा डी फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखना, सी से जैसे डी फाइंड आउट, मैंने बताया था ना कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसमें, मतलब सेकंड नॉर्मल थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये तो गलत हो गया। ऑलरेडी बीसीएनएफ थर्ड में नहीं है, तो बीसीएनएफ में तो होगा नहीं। ठीक है, रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज ओनली इज करेक्ट, यही करेक्ट मुझे लग रहा है। रिलेशन वायलेट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये तो नहीं है। ठीक है, तुम्हारा सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबनेटिंग का है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये कुछ दिया गया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक एक एक वर्ड मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन पढ़ कर क्या हो सकता है कि आप डाउट आ जाए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है। देखो, अब क्या दिया है 172, आपको पूरा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सबनेटिंग का, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। कि 20 दिए। अब ये 20 क्या डिफाइन करता है guys? ये 20 डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने नेटवर्क क्रिएट हुए हैं अभी भी इससे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमें होस्ट आईडी चाहिए। ठीक है। तो अब कितने, ये नंबर ऑफ 20 बिट्स है, मतलब कि अभी भी हमारा ये कौन से उसका है, कौन सा आईपी है, बी, ये क्लास बी का आईपी है, राइट। क्लास बी के आईपी में कौन सा ये है, ये है हमारा जो है IPv4 है। ठीक है, IPv4। ठीक है। IPv4 का, IPv4, ठीक है, IPv4 में कितना 32 बिट का होता है। 20 बिट तो ऑलरेडी यूज हो गया, बचा 18 बिट। ठीक है। 18 बिट अभी होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है, होस्ट होस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होगा, राइट। ये होस्ट बिट है, तो होस्ट क्रिएट करने के लिए मतलब कि डिवाइस क्रिएट करने के लिए होगा, कितने डिवाइसेस क्रिएट किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐड किए जा सकते हैं इस नेटवर्क में। तो 18 बिट दिखा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें 60 ही बिट चाहिए, एटलीस्ट 60 बिट। ठीक है, मतलब 60 होस्ट चाहिए। ठीक है। तो हमें होस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या देखते थे, हमें 60। ठीक है। तो 2 के पावर n इक्वल टू n क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे, 60, नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने रिक्वायर्ड होंगे 60 होस्ट क्रिएट करने के लिए। तो अगर इसको देखोगे तो इसको मैं 64 के इक्वल थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या फिर कह सकता 2 के पावर 6 या 2 के पावर n। तो n ऑलमोस्ट जो है 6 के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज समझो आप। तो मतलब कि हमारे पास जो है 6 बिट, मतलब कि 26, जो है 6 बिट जो है होस्ट आईडी के लिए क्रिएट करने के लिए, राइट। होस्ट आईडी क्रिएट करने के लिए, या हाँ, होस्ट आईडी क्रिएट करने के लिए हमें जो है 60 होस्ट क्रिएट करने के लिए हमें 6 होस्ट आईडी चाहिए, और 6 होस्ट बिट चाहिए, राइट। तो मतलब कि 6 चाहिए, तो 32 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब ये 26 कितना है, नेटवर्क आईडी का, नेटवर्क आईडी का, राइट। नेटवर्क आईडी 26, ऑलरेडी हमारे पास 20 था ही नेटवर्क के लिए, अभी रिमेनिंग कितना बचा, 6 बचा इसमें से, राइट। तो 6 हमारा क्या है, नेटवर्क आईडी क्रिएट करने के लिए। अब 6 जो है कितने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, 2 के पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है हमारा, 64 जो है नेटवर्क आईडी क्रिएट करने के लिए यूज होगा। हाउ मेनी सबनेट, नेटवर्क कितना नेटवर्क और क्रिएट कर सकते हैं जिससे 60,
पर नेटवर्क में 60 होस्ट्स हैं तो वो लगभग 64 के आसपास आएगा। ओके। नहीं समझ में आया तो दोबारा से मैं समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, बताना कि ये मुझे नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैसे आपने किया। डेफिनेटली आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। ये हमारा क्या नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट होगा। ये एक्चुअली हमारा ना बैंकर एल्गोरिथम का नाम सुना है आपने? कि बैंकर एल्गोरिथम क्या करता है, डिफाइन करता है कि सिस्टम हमारा सेफ है या अनसेफ है, किसी भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स एलोकेट करने से पहले। तो ये दिया है इन्होंने कि हमारा जो है प्रोसेस है, इनिशियली मान लो कि इनकी इक्वल नीड है, मतलब इतनी इनकी आवश्यकता है, ठीक है। तो अवेलेबल कितने होंगे? अवेलेबल है हमारे पास A B C, ठीक है। अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल कर लेते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए के पास कितनी, 3 है अवेलेबल रिसोर्स, बी के पास कितनी है, 2 है, सी के पास भी 2 है, ठीक है। अब इसको नीड चाहिए, मतलब ए को जो है ए वाला रिसोर्स एक चाहिए, मतलब पी को जो है P0 को रिसोर्स को ए वाला जो है एक रिसोर्स चाहिए, इसको बी वाला 0 रिसोर्स चाहिए, और सी वाला 1 रिसोर्स चाहिए, तो ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो क्या हम P0 को दे सकते हैं इसको? P0 में मतलब एक यूटिलाइज करेगा इसको, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि P0 में जो है ए वाला रिसोर्स जो एक चला गया, तो रिमेनिंग इसके बाद 2 बचेगा, ठीक है। A B C, बी वाले में कोई नहीं चाहिए P0 को, तो 0 बचेगा, ठीक है। एंड सी वाले में भी कितना है, 2 है, एक ले लिया तो इसके पास एक बचा, ठीक है। अब इतना रिसोर्स बचा हुआ है, मतलब कि एक दे दिया इसके बाद बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब क्या देख सकते हैं कि मतलब P0 तो हमारा चला ही गया, ठीक है, P0 को दे दिया हमने। अब क्या देखो, P1 को दे सकते हैं, 2 बचा है तो मतलब कि दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा कितना, 0, 2 चला गया ए के पास, P0 P1 के पास, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 बचेगा, राइट। यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि आप देखो 2 रिसोर्सेस हैं, इसको 0 रिसोर्स चाहिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 2 ही बचेंगे, राइट। अब यहाँ पे 2 रिसोर्स बचे हुए हैं, और बी P1 को कितना चाहिए, एक चाहिए, तो मतलब रिमेनिंग कितना बचा, एक बचा। और यहाँ पे तो 0 रिसोर्स चाहिए, तो यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। अभी 1 1। अब क्या सी P3 को दे सकते हैं? P3 को रिक्वायरमेंट 3 है, मेरे पास 0 है, तो नहीं दे सकते, मतलब P1। तो अगर आप देखोगे तो P1 और P0 जो एक साथ रिसोर्स को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर भी होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी रिसोर्स दिया जा सकता था ना P2, तो हमने P2 को क्यों नहीं दिया? P2 को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ये कह रहे हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मैं बोल दूं P2 को, तो क्यों P2 नहीं हो पाएगा? क्यों P1 एंड P0 ही होगा? याद रखना कि हम लोगों को क्या अचीव करना है, मल्टी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, मतलब कि मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेट करें प्रोसेस को साइमल्टेनियसली। तो प्रोसेस ये दोनों साथ में एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेट हो रहे हैं। हम लोग मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग थ्रू मैक्सिमम जो है प्रोसेस जो है डालते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर इस तरह के कंडीशंस हो तो मल्टीपल रिसोर्स एलोकेट कर देंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो इसी वजह से क्या है कि हम लोग इन दोनों को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ना कि इसको पहले दे रहे हैं रिसोर्स, ओके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, P0 और P1 शुड बी गोइंग फर्स्ट। ओके, देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है कि नंबर ऑफ कैचे। आपने कैसे मेमोरी का नाम सुना है? क्या होता है कि देखो सीपीयू होती है हमारे पास, सीपीयू के बाद क्या होता है, इसमें रजिस्टर होते हैं, सीपीयू का मतलब रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर को हम लोग आरसी डिनोट करते हैं, मान लो। इसके बाद हमारा होता है कैशे, कैशे मेमोरी होती है जिसमें से L3 L2 L1, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रैम, ठीक है। अगर रजिस्टर देखो साइज वाइज देखो तो साइज सबसे ज्यादा क्या कितना होती है, रैम की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद L1 कैचे होती है, रजिस्टर की सबसे कम होती है साइज, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि एलवाई कैशे में क्या होता है, रैम की जो प्रोसेस रिसेंटली एग्जीक्यूट वगैरह होते हैं सीपीयू से, वो क्या करते हैं हम लोग कैशे में स्टोर करके रखते हैं, या रैम से जो है मैपिंग करते हैं कि ठीक है यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से डायरेक्ट मैपिंग होती है इसमें, ठीक है। बहुत सारे मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग होती है, सेट एसोसिएटिव होता है, एक होता है डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग का क्या मतलब हुआ कि जो रैम है हमारा, रैम में होगा कुछ ब्लॉक्स वगैरह बने होंगे, ठीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ कैशे है, कैशे है, कैशे में भी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ब्लॉक या
स्लॉट में तोड़ ब्रेक कर देते हैं, हर स्लॉट में जो है कुछ रैम होंगी, ठीक है, कुछ होगा, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट मैपिंग कर देते हैं, ठीक है। अब कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैशे जिसकी साइड है 16 KB, 16 KB है, 16 KB कितना होगा, 16 × 1024 बाइट होगा, ठीक है। कितने बाइट है हमारे पास, ठीक है, कैशे मेमोरी, कैशे के, ठीक है, कैशे की साइज है इतनी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक का साइज है, ये ब्लॉक का साइज जो है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक का साइज है। देखो इसके इस क्वेश्चन में जो मेन मेमोरी दिया है ना, उस पर मत फोकस हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे उतनी ही मैपिंग आप कर पाओगे, राइट। तो हर कोई मैपिंग नहीं कर पाओगे। तो जो हमारा ब्लॉक का साइज है वो कह रहे हैं कि 64 है, सॉरी 64 है, बाइट है। तो एक ब्लॉक 64 बाइट को डिफाइन कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट तो इतने हैं। एक ब्लॉक 64 को तो डिवाइड अगर करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4, 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 2 8 हो गया, फिर यहाँ होगा 5 हो गया, और फिर क्या है 5 × 6। तो इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, जो कि यहाँ पे स्लॉट जो है, इतने नंबर ब्लॉक हर स्लॉट को डायरेक्ट मैपिंग करेंगे तो इतना ही आएगा, मतलब 256 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। तो कितने लाइंस बनेंगे, यही 256 ही लाइन बनेंगे, राइट। इतने नंबर ब्लॉक चाहिए, 256 लाइन बनेंगे, तो ये इसका करेक्ट हमारा 256 हो गया। इतने लाइंस बनेंगे हमारे कैशे को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कैशे लाइन क्रिएट करने के लिए, कैशे स्लॉट बनाने के लिए, ओके। अब देखो एक एबीएल ट्री है, मैंने एबीएल ट्री बनाया, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, ठीक है। हम लोग को 22 इंसर्ट करने के बाद हम लोग को ये डिफाइन करना है, 22 इंसर्ट जैसे ही करेंगे डिफाइन करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज है, जो कौन सा रोटेशंस करनी पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये हमारे एबीएल ट्री में मैंने आपको वही जस्ट बताया था, एबीएल ट्री की जो बैलेंस फैक्टर है वो या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, राइट। तो अब देखो कि इन्होंने क्या किया, एबीएल ट्री इनिशियली क्या सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, तो लेफ्ट हमेशा जो है राइट से जो है छोटा ही होता है, ठीक है। 30 किया, लेफ्ट साइड जो है इधर 20 आएगा, इधर क्या आएगा 40 आएगा, फिर इधर क्या आएगा, इधर 10 आएगा, इधर क्या आएगा 25 आएगा, राइट, इधर से। अब देखो, अब 22 इंसर्ट करना, 22 कहाँ इंसर्ट होगा, क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा, राइट, यहाँ पे होगा, इधर 22 कहीं पे होगा इंसर्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने 20, देखो अब क्या है कि हर रूट अपना चेक करेगा कि मेरा बैलेंस फैक्टर इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 25 चेक करेगा, ठीक है, तो 25 बैलेंस फैक्टर क्या होती है, लेफ्ट माइनस राइट होती है, राइट, यही होगा। तो लेफ्ट देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो लेफ्ट माइनस राइट मतलब इसका तो 1 होगा, ठीक है, बैलेंस फैक्टर। इसका क्या देखो होगा, लेफ्ट एक है, राइट में दो है, राइट, तो इसका कितना होगा, दो, 1 - 2 कितना होगा, इसका कितना -1 हो जाएगा। 30 का कितना होगा, लेफ्ट में तो राइट में तो ये है, एक है, 1 2 3 4, सॉरी, ये है 1 2 2 3, ठीक है। तो इसका कितना होगा, +2 हो जाएगा, राइट। उधर करोगे 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब क्या होगा कि अब आप दोस्तों कि इसका अगर +2 फैक्टर है, मतलब कि ये ज्यादा हो गया, अब इसको रोटेट करना है, लेकिन आप देखो कौन सा रोटेशन इसमें करोगे, ये 25, ठीक है। अब अगर इसकी बैलेंस फैक्टर की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये कौन से एरिया में रोटेट हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इसको ये अनबैलेंस किस साइड पे है, ये अनबैलेंस्ड है हमारा राइट साइड पे ज्यादा स्क्यू है। अगर इसको देखोगे तो ये लेफ्ट साइड पे है। तो सबसे पहले जब इसको बैलेंस फैक्टर मतलब इसको बैलेंसिंग करना, रोटेशन करना, तो सबसे पहले आप नीचे से करना शुरू करो, बॉटम टू अप, ठीक है। तो इसको करोगे तो इधर इधर की तरफ ये लोड हो रहा, मतलब इधर की तरफ ज्यादा वो है रहा है, झुकाव है, तो इसको क्या है, राइट मूव करोगे, सॉरी लेफ्ट की तरफ करोगे। तो पहला करोगे लेफ्ट रोटेशन करोगे, लेफ्ट रोटेशन करने के बाद फिर क्या होगा कि फिर अब देखो फिर भी इधर की तरफ मूव होगा, इधर की तरफ ही झुकाव इसका ज्यादा होगा, तो फिर इसके बाद राइट मूव करोगे, इसको बैलेंस फैक्टर करने के लिए, राइट, बैलेंस करने के लिए। अब इसका क्या, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन करोगे, तब जाकर के हमारा इसका करेक्ट आंसर ये लेफ्ट राइट रोटेशन हो जाएगा, ओके। ठीक है, ये पूरा कैसे कैसे पूरा हुआ है एक एक करके, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है, इसका पीडीएफ आप लोग दे पढ़ लेना इसको, ठीक है। देखो अब क्या है कि एक नेटवर्क है जिसपे टीसीपी सेंटर कह रहे हैं कि जो विंडो साइज है, विंडो साइज हमारा 5 की है, 5000 बाइट है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा विंडो साइज है, मान लो यहाँ सेंडर भेज रहा है, यहाँ से रिसीवर है, मतलब कि 5000 बैंडविड्थ इसकी दी है, कितने ज्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है। बट कह रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट है, एमएसएमएस है, वो 100 बाइट मतलब 1000 बाइट ही है। मतलब एक बार में हम 1000 बाइट ही सेंड कर सकते हैं, दोबारा से फिर 1000 करना पड़ेगा, तो मतलब कि 1000 करेंगे बाइट,
देन फिर 2000 बाइट करेंगे, फिर 3000 बाइट करेंगे, फिर 4000 बाइट वाला जाएगा, फिर 5000 बाइट वाला जाएगा, राइट। तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो मतलब पांच तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो पांच जाने के बाद क्या करेगा, सेंडर जो हमारा वेट करेगा, रिसीवर प्रोसेस करे, देन विंडो साइज फ्री होगा, देन इसको फिर से भेजेगा। स्टार्टिंग में 1000 से है तो यही है। टेक्नोलॉजी में वेट करने के लिए ये पांच भेजने के बाद ये वेट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कितने सेगमेंट ये ट्रांसफर करेगा, पांच करेगा, राइट। ओके। देन ये क्वेश्चन है हमारा कि लास्ट रिसेंटली यूज, ठीक है, इसका पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है। ये कुछ दिया है जिसमें फ्रेम साइज 3 है, ठीक है, तो इसका बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम लोग, राइट। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि देखो रेफरेंस स्ट्रिंग दिया है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। लास्ट रिसेंटली यूज हमको एल्गोरिथम फाइंड करना है पेज रिप्लेसमेंट में, और ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हम लोग को करना है। पहले 7 देखा मेमोरी में अवेलेबल है, नहीं है, तो क्या हो गया, 7 इंसर्ट किया इसने, 7 डाला है मेमोरी में, रैम से क्या नाम एसएसडी से लाया, तो ये क्या होगा, पेज फॉल्ट हो गया, पेज पीएफ हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर जीरो लाया तो जीरो भी नहीं है, ठीक है, तो पेज फॉल्ट हो गया। फिर 7 0 1 लाया तो पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। फिर अब देखो, फिर 2 आया, अब 2 किसको रिप्लेस करेगा, अब इसको देखो, लास्ट रिसेंटली तो सबसे लास्ट में कौन यूज हुआ था, मतलब लास्टली कौन यूज हुआ था, 7 यूज हुआ था, राइट। 7 को रिप्लेस करेंगे, 2 0 1 होगा, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, जीरो आया, राइट। तो जीरो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे पेज हिट हो जाएगा, और क्या होगा, 2 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो यहाँ पे यूज हुआ रिसेंटली। अब 3 आया, 3 किसको रिप्लेस करेगा, देखो, दो इसको रिप्लेस किया यहाँ पे, जीरो इसको रिप्लेस किया, तो अब कौन रिप्लेस होगा, 3 यहाँ पे रिप्लेस होगा, 0 2, और क्या होगा, ये पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, जीरो जीरो ऑलरेडी है, तो जीरो नहीं रिप्लेस होगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे है ही, पेज हिट हुआ नहीं हुआ, राइट। तो 0 2 3, तो पेज हिट हो गया, ठीक है। अब 4 है, 4 किसको रिप्लेस करेगा, अब देखो कि 3 अभी रिसेंटली यहाँ पे हुआ, जीरो अभी भी जस्ट हुआ है, तो इसको दो करेगा, 4 0 3, ये हमारा लास्ट स्ट्रिंग होगी जो है सीपीयू में पेज फॉल्ट यहाँ पे अगर होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल पेज फॉल्ट एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो टोटल पेज फॉल्ट कितना हमारा 6 हो गया, ओके। हाँ ठीक है, ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पाइथन के, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे, ये बहुत सिंपल सा है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगी, ठीक है। मैं एक एक करके देखो, ये डीएफ का मतलब होता है डिफाइन कर रहे हैं किसको, फंक्शन को, जिसके अंदर एक उन्होंने पैरामीटर लिस्ट डाल दिया, ठीक है, फंक्शन का लिस्ट डाल दिया। अब कह रहे हैं लिस्ट डॉट अपेंड 10, इस लिस्ट में 10 डाला, फिर रिटर्न लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, प्रिंट फंक्शन कॉल, ठीक है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन में ये जाएगा, अभी अभी क्या है, हमारी लिस्ट में 0 है, अपेंड किया 10 गया, रिटर्न लिस्ट किया, उसको प्रिंट किया, तो मतलब हमारे फंक्शन में 10 आ गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, राइट। तो पहला तो हमारा करेक्ट होगा। दोबारा से जब फंक्शन कॉल होगा तो ऑलरेडी 10 है ही, दोबारा से जब अपेंड करेगा तो इसमें क्या करेगा, 10 जाएगा, 10 और भी जाएगा, और फिर रिटर्न करेगा, मतलब कि ये तो नहीं होगा, 2 10 होने चाहिए, ये 10 हो जाएगा, 3 10 तो नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर तो मिल ही गया हमें, देखिए फिर भी तीसरा देखते हैं, तीसरा पे रिकॉर्ड करके 2 ऑलरेडी है, एक और ऐड करेगा, 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका बी हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया है कि हेक्साडेसिमल, ये हमारा लास्ट ईयर आप अगर क्वेश्चन पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का दिया था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। अब देखो 16, कोई भी यहाँ पे जो डिजिट दिया हो ना, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या है ना, 0 1 2 ऐसे करके नापते हैं, और मतलब ऐड करते हैं, ठीक है। तो 3 के पावर 10 के 16 है, तो 16 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 16 के पावर 2 होगा, ठीक है, प्लस ए मतलब क्या होता है, देखो, ए बी सी डी, क्योंकि 9 के बाद ना, 9 के बाद जब 10 नहीं लिखते, ए लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका 10 हो जाएगा, यहाँ 11 12 13, ई जो हमारा क्या होगा 14, और एफ को हम लोग 15 लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा। तो अब देखो ए की जगह 10 × 10 के पावर 1 हो जाए, 16 के पावर 1 होगा, ठीक है, प्लस 7 × 16 के पावर 0 होगा, ठीक है। इतना पहले कर, मैं डॉट सी वाला बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद प्लस लिखते हैं, सी मतलब कितना हुआ, 12, 12 × 16 होगा, यहां से क्या होगा कि देखो -1 से स्टार्ट होगा, जितने जाएगा, फिर -2 -3, जितने पास दूर जाता जाएगा, वो -1 2 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो मतलब 12 की पावर 16 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करोगे तो मुझे नहीं पता कितना है,
सच बताऊं तो कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो है इसको कर लोगे आप, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप वहां से निकल, ये कुछ ऐसी ही तरह से आएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा, अगर देखो कैलकुलेशन वगैरह हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर कितना आएगा, ये 935 है, और ये 75 है। ये 935 प्लस 75, तो ये पहला ही आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो एक, अब ये हमारा डीएससी का क्वेश्चन है, कोई बी प्लस ट्री है, सेल बैलेंस ट्री है, ठीक है। ये हमारा क्या 25 रिकॉर्ड्स हैं। अब देखो बी प्लस ट्री में ना, जो बी ट्री होती है इस तरह से होती है ना, ऐसे ऐसे कुछ रहता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है ना हमारा बी प्लस ट्री में, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड जो है ना हमारा लीफ में स्टोर होती है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लीफ में हमारा स्टोर होता है, ठीक है। और जो ये बीच बीच में जो नोट्स है ना, ये क्या स्टोर करते हैं, नोट्स और इवन ये रूट वाला ये क्या करता है, ये उसके पॉइंटर्स एड्रेस वगैरह स्टोर करते हैं कि इजिली जो है फाइंड आउट करने के लिए। अब कह रहे हैं कि एज्यूम लीफ नोट कैन स्टोर 4 की, मतलब 4 रिकॉर्ड की स्टोर कर सकता है, ठीक है। टोटल जो है इतने रिकॉर्ड हैं, तो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ लीफ नोट, कितने लीफ नोट चाहिए इतने स्टोर करने के लिए। एक जो है 4 कर रहा है, एक जो है 4 कर रहा है, तो 250 करने के लिए कितना होगा, 250 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा 62.5 आएगा, राइट, ठीक है। तो क्या, कौन सा आंसर होगा, ये होगा या ये होगा, आप लोग बताओ। इसका करेक्ट आंसर हमारा 63 होगा, ठीक है। क्यों, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप जो बी प्लस ट्री में कोई भी नया रिकॉर्ड होगा ना, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड के लिए भले से वो पॉइंट में ही कुछ ना हो कि नहीं 10 मिनटों में, आपको नया लीफ चाहिए, न्यू लीफ चाहिए, तो आप ये कम नहीं कर सकते, आपको नया लीफ ऐड करना ही पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 63 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका तो आपको आंसर ही पता चल गया। लाइनस का है फिर भी, तो कमांड लाइन, ठीक है। Command line display the disk uses to each directory recursively in a human readable format, ठीक है। करेक्ट, डिस्क यूसेज के लिए जो है ईच डायरेक्टरी में कौन सा कमांड लाइन यूज होता है, डीएफ डीएफ यूज होता है कि फाइल सिस्टम फ्री स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। डीयू क्या करता है, डायरेक्टरी के साइज को, एसएच का होता है साइज, डी डायरेक्टरी के साइज का, ठीक है। एलएस करता है फाइल लिस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्री एच जो है मेमोरी यूसेज को बताता है, ठीक है। कि और माउंट एच क्या करता है, माउंटेबल फाइल सिस्टम को माउंटेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, फाइल डिस्क यूसेज के लिए हमारा का ये फ्री एच ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसॉर्टेड एरे इनटू द मैक्स हीप, ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो हीप की बात कर रहे हैं, मैक्स हीप का कितना नंबर ऑफ स्वैपिंग हम लोग करेंगे मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो 4 है, ठीक है, ये 10 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 और 1 है, ठीक है। अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसका रूट होता है, रूट या बोलते हैं नोड, बोला नोड बोल सकते हैं उसको, वो जो है हमारा हमेशा बड़ा होता है उसके नीचे वाले से, ठीक है, ठीक है। नंबर मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ फार्मूला है, आप अगर पढ़े होगे डीएससी अच्छे से, एल्गोरिथम एल्गो वगैरह तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 4 है, ये 10 है, ये 3 है, यह 5 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4, ठीक है, इतना आएगा। तो अब कौन सा पकड़, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई अगर 2 करोगे टोटल नंबर एलिमेंट, तो कितना आएगा 2.5 आएगा, मतलब कि हम 2 मान सकते हैं, तो ठीक है। 2 मतलब 2 इंडेक्स को डिफाइन करता है, मतलब सबसे पहले इसे पिकअप करो। ये कहाँ पे, यहाँ पे, इसके ना लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला देख ले हैं 4 है, तो लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो इसको स्वैपिंग का रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बचा, अब क्या होगा, अब बचे इसके आगे कितने हैं, 1 0 1, इसको देख लेते हैं। 10, 10 यहाँ पे है, ठीक है। 10 के लेफ्ट में कितना है, राइट में क्या है, यहाँ पे भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, राइट, लेफ्ट राइट में देख लेते हैं, तो इसमें भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब 4 को देख लेते हैं, इसके आगे 4 में जब देखेंगे, तो इसका जो लेफ्ट वाला है देखोगे वो बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे एक स्वैपिंग होगी, तो अब क्या होगा, 10 4 3, ठीक है, ये मतलब यहाँ से स्वैपिंग होगा, ठीक है। अब बचेगा 5 1 1, ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ से मतलब एक स्वैपिंग हो चुकी है, अब देखोगे, अब 5 को देख लो यहाँ से,
फाइव को देखो, क्या फाइव फोर से बड़ा है? मैक्स पीरियड में जरूर बढ़ा, यहाँ से एक स्वैपिंग होगी तो बचेगा क्या? 10, 5, 3, 4, 1। ठीक है। तो मतलब कि कितने स्वैपिंग हुए, मतलब ये इससे भी स्वैप करेगा। ठीक है। इससे नहीं करेगा, ये फोर जब यहाँ पे आएगा फोर, तो ये फोर से स्वैप करेगा, यहाँ फोर आएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा। ठीक है। स्वैपिंग हुआ तो टोटल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गया एक, और यहाँ से यहाँ गया, मतलब हाँ ये वाला, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया? पांच यहाँ चला गया, तो ये टू स्वैपिंग है टोटल। टोटल कितने स्वैपिंग होंगे? टू, यही पूछ रहे हैं ना। बॉटम अपर हिफाई मेथड यूज करके हम लोग एल्गोरिथम से कितने नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्वैप जो है दो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। हाँ, मेरी तबीयत नहीं सही है, पता नहीं गले में जो है बहुत चुभ रहा है, ऐसा बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। देखो डीएफएस का है, ठीक है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसी टॉपिक को। डीएफएस का क्वेश्चन, डेप्थ फर्स्ट सर्च का डीएफएस में किसी भी, अगर आप ट्री को देखोगे तो ट्री देखो ऐसे ही रहता है कुछ ना, ऐसे ही रहता है। तो दो तरह के होते हैं डीएफएस जो होती है। डीएफएस कितने किसमें यूज होता है? स्टैक में, राइट। स्टैक में क्यों? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे सर्च करता है, किस तरह से सर्च करेगा, राइट। इसी प्रकार से बीएफएस जो है, बीएफएस क्या करेगा, ऐसे सर्च करेगा, फिर ऐसे सर्च करेगा, फिर ऐसे सर्च करेगा। तो स्टैक में, स्टैक इस तरह से होता है, और इसमें क्या होगा, क्यू में होता है। ठीक है। ये क्यू में बीएफएस सर्च करेगा। तो ये डीएफएस की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है। डीएफएस अब कह रहे हैं कि जो ग्राफ वर्टेक्स वी है, टोटल वर्टेक्स वी है, तो एक साइड की स्क्यू भी हो सकता है, राइट। ठीक है, एक साइड भी स्क्यू होता है। एंड एजेस ई, इसकी एज ई है, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट लिस्ट। ठीक है। तो वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, कि वर्स्ट केस में क्या, एक साइड स्क्यू भी तो हो सकता है, तो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ वी वर्टेक्स, जितना नंबर ऑफ उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वी। ओके। साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ, ये क्वेश्चन ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक एक, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन करो खत्म, आप लोग एक एक जो टॉपिक दिया है ना, इसको पढ़ो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका। मैंने ना एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई, इसके ना जितने अटैक्स, जितने मालवेयर वगैरह के था, ठीक है, एंटीवायरस वायरस वगैरह का सारा मैंने लिखा हुआ है। इसमें नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन आने वाले में हर में आपको दिखेंगे। ठीक है। वहां से आप लोग कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ना जरूर इसको। क्वेश्चन करने से बेटर आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन आना ही है साइबर सिक्योरिटी से, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आप आराम से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, आप पढ़ करके समझना, फिर मैं बताऊंगा क्यों गलत कर रहे हैं। देखो, एन एन अटैकर इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टी, मतलब कि यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, अटैकर यहाँ बैठा है, इसने क्या किया, इंटरसेप्ट कर लिया यहाँ का कम्युनिकेशन। ठीक है। सेक्रेटली रिट्रांसमिट का मैसेज अल्टर द एग्जीक्यूशन फ्लो, मतलब कि बीच में ही आके अटैक कर लिया था। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मैन इन मिडिल लगा के भाग जाएंगे, अरे ये तो मुझे आता था, मैंने इन मिडिल कर दिया। बट ये गलत आंसर है। आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों गलत है। ठीक है। देखो, विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल क्रिप्टोग्राफी, मैन इन मिडिल में जो बंदा बैठा है ना, अगर मैन इन मिडिल का अटैक होगा ना, तो वो क्या करेगा कि जो ओरिजिनल क्रिप्टोग्राफी मैसेज है ना, उसको मॉडिफाई कर देगा, आपके पूरे हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा। बट यहाँ तो नहीं कह रहा है, यहाँ पे हैश वैल्यू ही पूरी चेंज हो जाएगी, मैन इन मिडिल, यहाँ नहीं कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि जो सिर्फ और सिर्फ रिट्रांसमिट करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ 10 रुपये भेजा किसी ने, यहाँ गया 10 रुपये, उसने क्या किया, 10 रुपये भेजा, फिर से 10 रुपये का और रिक्वेस्ट भेज दिया, तो यहाँ से फिर से उसने क्या किया, इनिशिएट कर दिया 10 रुपये की रिक्वेस्ट। तो क्या कर रहे हैं, रिट्रांसमिट मैसेज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रीप्ले अटैक बोलते हैं। ठीक है। ये बर्थडे अटैक, पास हैश अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फ्रोजरी अटैक, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ होता क्या है। ठीक है। सेकंड से बी था, ठीक है। बर्थडे अटैक में क्या हो रहा है, ठीक है, बर्थडे अटैक में कभी कभी आप लोगों ने कभी हैश फंक्शन का नाम सुना था। हैश के वैल्यू जब क्रिएट करते थे, तो कभी कभी होता है हैश की जो होती थी, एक सेम की होती, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता था, राइट। तो उसके लिए क्या होता था कि जब मल्टीपल कीज हैश की सेम ही आ रही है, सेम डेटा आ रहा है स्टोर करने की, सेम की आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए क्या इशू होता था कि हमारा जो कोलिजन होता था, राइट। तो हैश वैल्यू सेम है, तो कोलिजन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे मेथड है, चैनिंग थे, हम लोग प्रोबिंग यूज करते थे, ठीक है, उसको कोलिजन रिजोल्व करने के लिए, राइट। अब मैं कहूँ कि एक पीडीएफ क्रिएट किया, ये पीडीएफ है, दोनों की हैश वैल्यू सेम ही है,
तो क्या होगा, अटैकर तो आराम से इजिली इसको क्या करेगा कि ये क्या करेगा, पीडीएफ फाइंड आउट करेगा जिसकी जो सेम हैश वैल्यू है, ठीक है, उससे उसको क्या करेगा कि चलो ठीक है, एक चेक कर लिया, एक बाईपास करवा दिया कि आपका चेक है, देखो सेम हैश वैल्यू, मैं बाईपास करूँ, इसके अंदर हो सकता है कुछ और हो, राइट। तो उसे बर्थडे अटैक बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा आगे पास इन अटैक है, क्रास साइट फोर्जरी अटैक है, ठीक है। जिसमें क्या है कि अब यूजर जो है लॉग करेगा, अटैकर क्या करेगा कि उसी तरह का एक साइट बना देगा, ठीक है, कि आपको लगेगा लेजिमिटेट, लेजिमिटेट लेजिमेट क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, आप बोल लेना। हाँ ठीक है। तो जैसे कि आप लॉगिन किए इसमें, अभी उसने एक लिंक दे दिया है, कुछ ऐसा पेज शो कर दिया आपको, उस लिंक पे जा करके कि यार ये तो बहुत हमें जाना पहचाना से लग रहा है, मैं तो इससे बहुत बार गया हूँ, आप जैसे क्लिक करोगे आपका सारा कुकी सेशन सब कुछ चुरा लेगा वो, टोकन वगैरह, हैश वैल्यू, और फिर क्या करेगा, आपके डेटा को एक्सेस करेगा और फिर आपको कोई भी चीज मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ठीक है, ये हमारा क्या है कि एक एप्लीकेशन जो है वनरेबिलिटी अकर्स होती है अनट्रस्टेड यूजर से इनपुट से डायरेक्टली इन द concatenated into the system command and executed by the server operating system or without proper sanitization, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी अकर हो रही है उसमें when the untrusted user input directly concatenated a system ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो जिस तरह का अटैक है ना, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या करते थे हम लोग, आपको समझना है, एसक्यूएल इंजेक्शन में हम लोग क्या करते थे कि हम क्वेरी डालते थे और हम लोग बाईपास करते थे उसके पासवर्ड को, क्योंकि ऐसा डालते थे वो जैसे 1 = 1, ये हमेशा ट्रू करेगा, राइट, एसक्यूएल इंजेक्शन में, तो ये हमेशा ट्रू करते थे, इसके लिए क्या करते थे कि ये चीजें जो ट्रू, तो ये तो बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ना एक्चुअली जो जो इन्होंने बताया ना, वल्नरेबिलिटी अकर्स अनट्रस्टेड यूजर डायरेक्टली जो कनकेटिनेट कर रहा है कमांड में और एग्जीक्यूट कर रहा है वैसे सेल्फ सर्वर पे, ठीक है, ओएस सर्वर विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन की वजह से, ये क्या है कि सैनिटाइज नहीं करोगे तो कॉमन इंजेक्शन अटैक बोलते हैं, अरे कमांड इंजेक्शन अटैक बोलते हैं इसको। क्रैश साइट फ्रोजरी अटैक में क्या करते हैं कि आप जब किसी कोई मैलिशियस पेज है, आप उस पेज पे जैसे ही जाओगे और पेज जैसे ही लोड होगा फिर उसके साथ वो कोड भी एग्जीक्यूट होता है। इसमें एक आपको एक लुभावना सा साइट दे देंगे कि आपने पहले से ही गए हो, ठीक है, और फिर उस पे जैसे क्लिक करोगे आपका डेटा चोरी हो जाएगा, ओके। इसकी पूरी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यही है, मैं 3 क्वेश्चन इसलिए इसका लेके आया और सारे एक एक टॉपिक जो यहाँ पे था, ठीक है, एक एक टॉपिक को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, इसका नोट्स है क्योंकि आपको शायद हर चीज को आप खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, इधर उधर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि एक ही जगह आपको मिल जाए और पीडीएफ से यहाँ पढ़ लो और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। तो क्या है कि विच टाइप ऑफ malware is designed to modify the replace the core operating system binary systems call and gain the persistent undetected administrative access while hiding its presence from the antivirus, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिप्लेस कर दे, मतलब कि जो रूट वाला है रूट पे अपना कमांड पाले, ठीक है, तो क्या होगा, और तो क्या होगा, एंटीवायरस स्कैन रूट को करेगा नहीं, वो अंदर जाकर करेगा और हाइड कर देगा अपने आप को, इसका प्रेजेंस ही नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्चुअली में ये अटैक हुआ है या कहाँ पे ये हमारा जो है मालवेयर जो है घुसा पड़ा है, तो इसको बोलते हैं मतलब रूट किट अटैक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मालवेयर का नाम है रूट किट अटैक। की लॉगर का मतलब ये है कि जो अटैकर है आपकी की को जो है की लॉगर के थ्रू जो है वो करेगा, पॉइंट आउट करता जाएगा कि आप कौन सा की प्रेस कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट कि आपको पता है यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, आईडी ये है, इस तरह का आपको वो कर देगा। लॉजिक बेम, रैंसम वेयर, हॉर्सन टॉर्च, ठीक है, ये सारी चीज का ना नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो लॉजिक बम यहाँ पे है, ठीक है। रैंसमवेयर आपको पता है, रैंसमवेयर बहुत खतरनाक है, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, फाइल्स कोड हो जाएंगी, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर आपसे कुछ पैसे मांगा, फिर उसके बाद देगा ट्रोजन हॉर्स, तो आप पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसलिए मैंने यहाँ रखा है क्या क्या होती हैं, कैसे इसका एग्जाम्पल्स कैसे, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वो पूरा चीज मैंने लिखा हुआ है, ओके। देखो, अब क्या है का ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या है 3 प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम हमारा 0 है, ठीक है, तो P1 P2 P3, ठीक है। तीनों प्रोसेस का अराइवल टाइम हमारे पास 0 है, T = 0, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। जिसका हमारा ये इसका क्या बर्स्ट टाइम क्या है, 24 मिली सेकेंड है, इसका क्या है 3 मिली सेकेंड है, इसका क्या है 3 मिली सेकेंड है, अब ठीक है। यूजिंग राउंड रॉबिंग, राउंड रॉबिंग में क्या है, टाइम क्वांटम का यूज करते हैं हम लोग, टाइम क्वांटम कितना 4 मिली सेकेंड का दिया है, 4 मिली सेकेंड का दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले P1 जाएगा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू में P1 गया, ठीक है, P1 कितना किया 4 मिली सेकेंड तक किया, ठीक है, तो 4 मिली सेकेंड तक 0 से स्टार्ट किया, 4 मिली सेकेंड किया, क्योंकि ये राउंड रॉबिंग है तो आपको प्रियम्प्ट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद P2 जाएगा, ये 3 मिली सेकंड तक करेगा क्योंकि तीन ही है, उसके बाद प्रियम्प्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, 3 खत्म होगा तो दूसरा आएगा, ठीक है, तो ये कितना 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 पहले से था,
अभी देखो, अब इसके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, 4 एग्जीक्यूट हो चुका है इसका प्रोसेस, ठीक है, 4। अब क्या है कि P3 जाएगा, ठीक है, P3 में भी 3 और, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर P1 जाएगा, फिर कितना 20 30 तक टोटल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम हमें फाउंड आउट करना है। तो P1 को स्टार्टिंग में P1 को कितनी वेट करनी पड़ी, P1 आया उसको मिल गया तो 0 वेट करना पड़ा, राइट। P2 को कितना वेट करा, P2 को यहाँ तक वेट करना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 4 मिनट लगा, 4 मिली सेकंड लगा। P3 को कितना लगा, P3 को प्रोसेस यहाँ पे मिला, सॉरी सीपीयू यहाँ पे मिला, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल है, 7 है, ठीक है। फिर P1 को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ से वेट करना पड़ा यहाँ तक, ठीक है। तो 10 - 4 कितना होगा, 6 होगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये देखो कितना, 17 हो गया, 17, ठीक है। टोटल हमारा वेटिंग टाइम कितना हो गया, वेटिंग टाइम 70 मिली सेकंड हो गया, ठीक है, 70 मिली सेकंड हो गया। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना, डिवाइडेड बाई प्रोसेस, प्रोसेस 3 है तो कितना हो गया कि 5.67 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा 5.67 कितना हो गया, यही हमारा मिली सेकंड हो गया, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम से है, कि कह रहे हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मिनिमाइज द वेटिंग टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम किसका है, ठीक है, गिवन सेट ऑफ, बट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम ऑपरेशन बिकॉज सीपीयू बर्स्ट टाइम सिग्नल लेंथ कैन नॉट बी नोन इन एडवांस। ये सीधे सीधे इसका आंसर है, आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या है कि सीपीयू को ये नहीं पता होगा जो प्रोसेस आएगा उसका बर्स्ट टाइम कितना होगा, जब तक कि वो सीपीयू में ना जाए। तो प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है, बट इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत लो होता है, ठीक है, बहुत लो होता है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। राउंड रॉबिन टाइम क्वांटम की बात करता है, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग जिसके प्रियोरिटी हाई होगी उसको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉन्वॉय इफेक्ट की बात आती है, ठीक है। और क्या है कि जो पहले आता है वो पहले सर्व होता है, ठीक है। हमारा 24 का क्वेश्चन है कि कोई प्रियोरिटी शेड्यूलिंग है, ठीक है, जो लो प्रोसेस may wait indefinitely in ready queue, and if high priority process continuously arrive, which of the mechanism is operating system to solve the indefinite starvation। क्योंकि इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है priority में। होता क्या है कि जो लो priority की प्रोसेस होती है बहुत टाइम तक वेट करती रहती है, राइट। अगर किसी प्रोसेस का पी है, इसका प्रोसेस का जो है वेट, वो क्या ना, priority पी है, और एक प्रोसेस का priority जो है मान लो 100 है, तो जिसका प्रियोरिटी, जिसे इसका प्रियोरिटी 100 लिखा हुआ इसका, तो इसका मतलब कि ये इसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्रियोरिटी सबसे ज्यादा ये होगा। अब इससे 100 से नीचे वाले जितने आते रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है कि एवरी प्रोसेस के बाद या कुछ टाइम के बाद इसकी जो है प्रियोरिटी धीरे धीरे कम करते हैं, -1 करते रहते हैं, -1 करते रहते हैं, लास्ट टाइम में जब इसकी प्रियोरिटी क्राइम बहुत हाई हो जाएगी, फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एजिंग, इसी को हम लोग एजिंग बोलते हैं, ठीक है, कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और डीबी में इसका क्वेश्चन है। बताना आप लोग कि कैसा लगा ये टेस्ट, आपको इम्प्रूव चाहिए या और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेकर आऊं, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि जो आईबीपीएस का लेवल है उसी लेवल पे रखूं क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कुछ सिंपल है कुछ थोड़े हार्ड हैं, ठीक है। फिर भी बताना अगर आपको चाहिए कि और हार्ड लेकर आऊं या और सिंपल लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, देन बेस्ड ऑन दैट मैं उसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उसमें क्या है कि इम्प्लॉय आईडी कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है, ठीक है। इम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, एंड सैलरी है, ठीक है। देखो, अब कह रहे हैं कि कौन सा एसक्यूएल क्वेरी जो है रिट्रीव द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। मान लो कि यहाँ पे आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल्स है, और पता चल गया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फिर कौन सा है कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट का है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनके उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंप्लॉय भी हैं, ठीक है। मैंने बहुत गंदा से लिख दिया, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि कह रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट जो हाईएस्ट सैलरी, बट हाईएस्ट सैलरी को रिट्रीव करेगा, कौन सा क्वेरी इसमें से, बट वो फिल्टर आउट करना चाहिए मैक्सिमम सैलरी इज लेस देन इक्वल टू द 50,000, ठीक है। देखो, अब कह रहे हैं मैक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम वगैरह वहां पे बात होने लगी, वहां पे जान लेना उसको फिल्टर करने के लिए हैविंग क्लास का यूज करते हैं हम लोग। जहां पे सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड फिल्टर करना है ना, वहां पे हम लोग वेयर क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वेयर क्लास का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मतलब कि ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट
डिपार्टमेंट आईडी चाहिए हमें, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या करें, मैक्स, हमें क्या करें, सैलरी का मैक्स निकालना है, ठीक है। मैक्स निकाल, कहाँ से निकालना है, कौन से एम्प्लॉय से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, राइट, एम्प्लॉय टेबल से। अब देखो, अब यहाँ पे वेयर मत कर देना, वेयर आईडी इक्वल टू, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि जो है जहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन की बात आती है वहां पे ये होती थी। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डिपार्टमेंट को ग्रुप करना है, ग्रुप करने के बाद, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्रुप करने के बाद ही तो आप फिल्टर लगाओगे, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी, डीआईडी कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लगाते हैं हैविंग क्लास, हैविंग मैक्स सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू होगा ना, हाँ, ये क्या है कि मैक्सिमम सैलरी इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो ये इसका लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। अब ये चीज सही है, ये क्या है कि अब देखो ऑप्शन पढ़ो, डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करना है, मैक्स सैलरी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय करेक्ट है, ग्रुप बाई, ग्रुप किया डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है। उसके बाद हैविंग मैक्स सैलरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50,000, ये भी गलत है। मैक्स सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम हैविंग, ग्रुप करने से पहले हैविंग लगा दिए तो गलत है। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट सैलरी, मैक्स सैलरी तो सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय आईडी वेयर, यहाँ पे हैविंग लगाना था, तो ये भी गलत, और ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। तो सही कौन सा है, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर करेंगे तो इस तरह से, तो इसका बी आंसर इज राइट होगा। ओके, ये मिसमैच हुआ है मेरे से, मुझे लग रहा है। सैलरी इज लेस देन आर इक्वल टू 5,000, ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बस थोड़ा सा उसका वो बनाता है, ठीक। तो ये रहा आज का लेक्चर, ओके, बताना कैसा लगा आप लोग को आज का लेक्चर, ओके। ओ गाइस, ओके, सो टुडेज लेक्चर इज फिनिश, आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, एंड बताना कैसा लगा, एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक ले, थैंक यू सो मच।